शहरी तरमीमी कानून एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग की तर्ज पर देवबंद में शुरू हुए खवातीन के एहतजाजी धरने को 35 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। मुत्तहिदा खवातीन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम देवबंद की ईदगाह मैदान में शुरू हुए इस एहतजाजी धरने को अब गांधी जी के सत्याग्रह की तर्ज पर आगे बढ़ाया जा रहा है। खवातीन ने अपने इस एहतजाज को देवबंद सत्याग्रह का नाम देकर मुतालिबात के मंजूर होने तक जारी रखने का एक बार फिर अज़्म जाहिर किया है। वो डंडा उठाएंगे, हम झंडा उठाएंगे। वो पत्थर उठाएंगे, हम आईन उठाएंगे। देवबंद की ईदगाह मैदान में इस नारे के साथ एहतजाजी खवातीन अपना अज़्म जाहिर कर रही हैं। मुत्तहिदा खवातीन कमेटी के जिम्मेदारान और एहतजाज पर बैठी मकामी खवातीन दिल्ली में अंजाम दिए गए तशद्दुद के वाक़यात को एहतजाजी धरनों को ख़त्म कराने की एक साजिश करार देते हुए इस पर अफसोस जाहिर कर रही हैं, लेकिन खौफज़दा नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से आज 35वां दिन आ गया है। इंशाअल्लाह जब तक कि हमारा ये काला कानून वापस नहीं हो जाता ये धरना चलता रहेगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि 35 दिन हो गए हैं और दिल्ली के शाहीन बाग में तो 72-73 कितने दिन हो गए हैं। हमारी सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। सिर्फ इस तरफ से भटकाने के लिए दंगे करवाए जा रहे हैं, झगड़े करवाए जा रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। ये हमारी सरकार को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सीए वापस नहीं लिया जाता, हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। सुनना पड़ेगा, कब तक नहीं सुनेंगे। अंधे पैरों की सरकार हो रही है, सुनना पड़ेगा। एक टाइम आएगा वो मजबूर हो जाएगी। अब तो यूएनओ में भी चर्चा होने लगी, हर जगह से सरकार पे हमारी फटकार बरस रही है, फटकार हो रही है। कभी तो सुनेगी ना सरकार। एहतजाजी खवातीन के मुताबिक जिला और पुलिस इंतजामिया अब इनके धरने को खत्म कराने के लिए मर्दों को निशाना बना रहा है। अब तक जहां 40 अफराद के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी में मामला दर्ज किया गया है और इश्तिआल अंगेज तकरीर करने का भी मामला दर्ज किया गया है, वहीं 105 खवातीन को नोटिस भी जारी किया गया है। दबाव बनाया जा रहा है, कुछ नहीं है। आज 40 आदमियों पर मुकदमे किए गए हैं और मुकदमों में ये भी लिखा गया है कि ईदगाह में वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये प्रोटेस्ट लेडीज का है, तो नारेबाजी और भड़काऊ भाषण वो कहाँ से देंगे। हमारे मंच पर तो आज तक कोई जेंट्स चढ़ा ही नहीं है, तो ये भी एक सबसे बड़ा झूठ तो यही है। और जिन लोगों पे मुकदमा किया गया वो सब अब हम लोगों से ज़्यादा रिलेटेड लोग हैं, इसलिए कि ये लोग घर से हमें दबाव बनाए और हम लोग उठ जाएं। ना तो हम घर से पूछ कर आए थे और ना हम दबाव में उठ रहे हैं। CAA और NRC के खिलाफ देवबंद ईदगाह मैदान में धरने पर बैठी खवातीन का कहना है कि न ये धरना किसी के दबाव में शुरू किया गया और न ही खत्म होगा। आज नहीं तो कल हुकूमत को इनके मुतालिबात पर गौर करना ही होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देवबंद से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। लखनऊ के प्रेस क्लब में मारूफ समाजी कारकुन सगीर अहमद की किताब उम्मीद अभी जिंदा है की रस्म इजरा अदा की गई। इस मौके पर शहर के अहम कलमगारों, दानिश्वरों और अदीबों ने शिरकत की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अकादमी और रफ़ीक अहमद क़िदवाई मेमोरियल कमेटी के इश्तराक से मुनज़्ज़म की गई इस अदबी तकरीब में मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया गया और लोगों से अमन की अपील भी की गई। हमारे यहाँ नाउम्मीदी और मायूसी कुफ्र हम मानते हैं, तो इस लिहाज से उम्मीद तो हमें ज़िंदा रखनी है। और सगीर साहब के ताल्लुक़ से मौलाना आज़ाद मेमोरियल एकेडमी और रफ़ी अहमद मेमोरियल सोसाइटी ने जो जलसा किया है वो यही किया है कि हम अवामुन्नास और ख़ुसूसन जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं जिनसे हमारी दूरियां बनाई जा रही हैं उनको करीब से करीब तर करें। और जब करीब से करीब तर करेंगे तो यही सिविल सोसाइटीज़ जो है आगे चलकर जो सत्ता देती है वो सत्ता ले भी लेती है। मारूफ लीडर अतुल अंजान ने कहा है कि फिस्ताई और फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए जज्बात से नहीं अकल से काम लेना पड़ेगा। एक मखसूस जमात मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम करना चाहती है जिसे सियासी हिकमत अमली से भी ही रोका जा सकता है। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने अतुल अंजान से बात की। अतुल अंजान जी मौजूद हैं, आइए उन्हीं से बात कर लेते हैं। अतुल जी, जो कुछ भी मंजरनामा इस मुल्क में पेश किया जा रहा है, तमाम वाक़यात हादसात आपकी नज़र में हैं, एक तफरीक पैदा की जा रही है, एक तहजीब को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं बाकायदा तौर पर, क्या कुछ कहेंगे आप? जो हिंदुस्तान की साझा रवायत से पैदा ही नहीं हुए, जिनको हिंदुस्तान की साझी शहादत से पैदा सांझी विरासत को समझने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई के हिस्सेदार नहीं थे, आज वो सब मुल्क के अंदर तूफ़ान बदतमीजी कर रहे हैं। अगर इस मुल्क की सियासत में जूते मारो सालों को अगर ये जगह ले ले
और हिंदुस्तान के मरकज़, हिंदुस्तान की सरकार जहाँ दिल्ली चलती हो, वहाँ सड़क पर सैकड़ों लोगों के साथ सरकारी पार्टी के लोग ये नारे लगाएं और फ़िरकावारियत को एक नया उन्माद दें, तो कैसे चलेगा मुल्क। अतुल जी, ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन कहीं ना कहीं मजलूम तबका अब अक्सरियत के लोगों की तरफ देख रहा है, आप जैसे लोगों की तरफ देख रहे हैं, तो क्या कुछ यकीन दहानी उसको कराई जाए कि ये इस मायूसी से और इस जुल्म से बाहर आए। देखिए, इस मुल्क के अंदर सब सोचना पड़ेगा अक़लियत के लोगों को। अगर बाएं बाजू की तरक्की पसंद ख्यालात के लोग हिंदुस्तान के असम्बली और पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे तो आइन की बालादस्ती का सवाल नहीं उठेगा। और ये जो सेंटरिस्ट पार्टियों के आगे पीछे घूम रहे हैं और उनको अपना कायद बना के घूम रहे हैं, देखिए ना क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या हो रहा है बिहार में, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है राजस्थान में, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। और बनाइए कायद इसी तरह के लोगों को, बनाइए। इसका इलाज क्या है सर? मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लोगों को खुद यहाँ से सोचना पड़ेगा, यहाँ से सोचना पड़ेगा। जो लोगों के हाथ में सियासी निज़ाम दिया जाए जो वाकई तमाम मज़ाहिब के लोगों को उनके हक़ूक़ फराहम कर सकें। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एएमयू के चुंगी गेट पर तलबा और मकामी लोगों के जरिए शुरू किया गया धरना आज पुलिस ने खत्म करा दिया। एसीएम सिकर ने मीडिया को बताया कि रोड अब पूरी तरह से साफ है और धरने के ताल्लुक से एएमयू के तलबा को पहले भी समझाया गया था, लेकिन बात नहीं मानी गई। अब दोबारा से समझाकर हटाया गया है। एहतियात के तौर पर अभी चुंगी गेट पर इजाफी फोर्स तैनात है। पुरानी चुंगी पर एएमयू के स्टूडेंट के सहयोग से बाहरी लोग यहाँ पर काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। इसमें इनका सीए और एनआरसी का विरोध था। इसको लेकर के कई दौर की वार्ता हुई, कई अधिकारियों ने इनसे बात की, लेकिन ये धरना हट नहीं पा रहा था। तो आज सुबह हम लोगों ने वार्ता करके और थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ी। उसके बाद आज सुबह 7 बजे हमने इस धरने को हटा दिया और अब यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने वजीर आला उत्तर प्रदेश के नाम खून से खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि मुल्क भर में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है उन पर पुलिस सख्ती ना करते हुए हिंदुओं पर सख्ती कर रही है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। हिंदू महासभा के तर्जुमान अशोक पांडे ने कहा कि आज पुलिस मुजाहिरीन के सामने बेबस है और अपनी बेबसी को हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लेकर बरहमी का इजहार कर रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज महानगर अध्यक्ष सचिन शर्मा के नेतृत्व में अपने खून से पत्र लिखकर के प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित किया है। मांग की है कि देश में जिस तरह से हालात पिछले 3 महीने से बने हुए हैं, पूरे देश में अराजकता का माहौल है। एक तरफ वो समाज है जो अपनी भीड़ के, अपनी जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में गुंडागर्दी फैला रहा है, अपनी जायज नाजायज मांगों को अराजकता के माध्यम से मनवा रहा है। दूसरी तरफ हिंदू समाज है जो अपनी सहिष्णुता का परिचय दे रहा है और अपने ऊपर हो रहे हमले, अपने धर्म के ऊपर हो रहे हमले, मंदिरों पर हो रहे हमलों का प्रतिकार करने की अगर कोशिश करता है तो प्रशासन उल्टा हिंदू समाज के खिलाफ मुकदमे लिख रहा है। अलीगढ़ के थाना क्वारसी बाईपास जीवनगढ़ धरने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा का नाम सामने आया है। पुलिस ने भी एएमयू तलबा समेत दिगर पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। क्वारसी बाईपास जीवनगढ़ पर खवातीन के धरने को गुज़िश्ता रोज पुलिस ने मुस्बत हिकमत अमली से खत्म करा दिया था और 6 दिन बाद रोड पर आमदोरफ्त बहाल हो सकी थी, लेकिन अब पुलिस ने इन लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिन पर मुतल्लिका धरने को बढ़ाने का इल्जाम था। 24 फरवरी को थाना क्वारसी क्षेत्र में जीवनगढ़ में कुछ महिलाओं और पुरुषों द्वारा सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसका मुकदमा थाना क्वारसी पर पंजीकृत हुआ था। विवेचना से कुछ छात्र प्रकाश में आए, जिसमें से सज्जाद सुभान राथर जो एएमयू पूर्व छात्र संघ का उपाध्यक्ष भी रहा है, ये कश्मीरी से स्टूडेंट है, इसका नाम भी प्रकाश में आया। इसके साथ कुछ अन्य छात्रों के नाम भी प्रकाश में आए। इसमें 15 नामजद हैं, बाकी विवेचना की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली तशद्दुद के बाद यूपी के कई शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया, लेकिन गंगा जमनी तहजीब का शहर इलाहाबाद एक बार फिर कौमी एकता और मजहबी हम-आहंगी का खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रहने वाले अफराद पुरसुकून नजर आ रहे हैं और आवाम से अमन व भाईचारा कायम रखने की अपील कर रहे हैं। शहर के खास आवाम सभी लोगों का कहना है कि मुल्क की बुनियाद रवादारी और मजहबी हम-आहंगी पर कायम है, लिहाजा जीत हमेशा अमन पसंद लोगों की ही होगी।
शहर इलाहाबाद अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। माजी में भी इस शहर में फिरका वाराना कशीदगी या तशद्दुद के वाकयात बहुत कम वाक़ा हुए हैं। शायद यही वजह है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर होने वाले फिरका वाराना तशद्दुद के बाद भी इलाहाबाद शहर पूरी तरह से पुरसुकून रहा है। खास तौर से मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में किसी भी तरह की कोई कशीदगी देखने में नहीं आई है। ये जरूर है कि दिल्ली तशद्दुद के वाकयात पर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रहने वाले अफराद अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तमाम त्योहारों को, चाहे दीपावली हो या ईद हो, एक दूसरे के त्योहारों को अपना त्योहार समझकर जिस तरह से मनाता चला आया, आज जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम की एकता को और उनके विश्वास को तोड़ने के लिए जो साजिशें हो रही है, आज हम सब ने इलाहाबाद की इस सरजमीन पर अल्लाह के दरबार में हाथ फैलाकर भीख मांगा है कि अल्लाह हमारे इस मुल्क के अंदर अमन और मुस्लिम हिंदू की एकता को कायम रखने में मदद फरमा। मुसलमानों को मुसलमानों की जगह जो फंसे हुए हैं उन्हें निकाले, जो हिंदू फंसे हुए हैं उन्हें निकाले, भाईचारा बना के रखे। ये नहीं कि एक तरफा सरकार भी एक तरफा काम करे, पुलिस भी एक तरफा, ये सब गलत है। अगर हिंदू गलत कर रहा है तो हिंदुओं के लिए होना चाहिए वही सजा, और मुसलमान अगर गलत कर रहा है तो मुसलमान के लिए होनी चाहिए। शहर में रोजमर्रा की जिंदगी मामूल पर है। शहर के पुरसुकून माहौल को देखते हुए मकामी पुलिस इंतजामिया ने भी गैर जरूरी तौर पर पुलिस फोर्स नहीं तैनात की है। लेकिन मुस्लिम इलाकों में दिल्ली तशद्दुद को लेकर आम लोगों में पाई जाने वाली तशवीश साफ तौर से देखी जा सकती है। शहर का बाशऊर और तालीम याफ्ता तबका भी दिल्ली तशद्दुद को लेकर सख्त तशवीश में मुब्तला है। हमारा मुल्क नफरत से नहीं चल सकता। हमारे मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि अगर आज एक मुसलमान की हैसियत से मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं एक सेकुलर मुल्क में रहता हूँ, मेरी सुरक्षा होती है, तो उसका पूरा क्रेडिट हिंदुओं को जाता है जो इस मुल्क में 80% हैं। वो मुझे सेकुलर महसूस कराते हैं, वो मुझे सुरक्षित महसूस कराते हैं, और उस चीज़ को आज ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। शहर इलाहाबाद के लोगों ने हर हाल में अमन और भाईचारा कायम रखने का अज़्म किया है। इसके लिए शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में अमन कमेटियां तश्कील दी गई हैं। शहर के मसाजिद से भी आवाम को हर तरह की इश्तिआल अंगेजी और अफवाहों से दूर रहने को कहा जा रहा है। इस मामले में आइम्मा मसाजिद और मुअज़्ज़िज़ीन शहर अपना खास किरदार निभा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। उधर दिल्ली तशद्दुद के बाद मुल्क भर में एक नई बहस छिड़ गई है। जिस तरह से दिल्ली के फ़िरका वाराना पुरतशद्दुद मुजाहरे में दर्जनों जानें तल्फ हुई, सैकड़ों घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, और जो नंगा नाच खेला गया उससे मुल्क की सालमियत को सख्त धचका पहुंचा है, और अब लोग हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोशा नजर आ रहे हैं। बढ़ते मजहबी जुनून, शिद्दत पसंदी, नफरत और सियासत ने एक बार फिर मुल्क की पेशानी पर कालिक पोतने का काम किया है। सेकुलर मिजाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मानते हैं कि मजहबों के नाम पर बहाया जाने वाला बेगुनाहों का खून रंग लाएगा और मुल्क में नफरत फैलाने वालों को शर्मसार होना पड़ेगा। ये जहाँ भी कोई, जैसे शाहीन बाग में लोग बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, ये हिंदुओं की जिम्मेदारी है, उन हिंदुओं की जो उस विरासत को संजो के रखना चाहते हैं, कि वो इसका विरोध करें। कोई भी सरकार कोई एक्ट पास करे, कोई कानून पास करे, और अगर वो ये लगता है कि वो कानून किसी के हित में नहीं है, किसी एक वर्ग के, संप्रदाय के, किसी एक जाति के हित में नहीं है, या उसको ये संदेश देता है कि वो सुरक्षित महसूस करे, तो ऐसे कानून का विरोध करना इस देश की जो बहुसंख्यक लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सभी, सिख, सबकी जिम्मेदारी है कि उसका विरोध करें। लखनऊ के घंटाघर के बाहर दर्जनों समाजी कारकुनान ने दिल्ली तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरा किया और आवाज दो हम एक है के नारे लगाए। इनका कहना है कि नफरत की सियासत और हिंदू मुस्लिम के बीच लकीर खींचने वालों की साजिश कभी भी कामयाब नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा शहरियत कानून के खिलाफ भी नाराजगी का इजहार किया गया। हमारे नेताओं ने इसको समझा था, गांधी जी ने समझा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब में एकता नहीं होगी, देश आज़ाद नहीं होगा। सुभाष बाबू ने इसको समझा, उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात किया, और उनके आज़ाद हिंद रेडियो से जब आज़ाद हिंद रेडियो शुरू होता था तो बहादुर शाह जफ़र की गज़ल शुरू होता था, जब तलक बू रहेगी गाजियों में ईमान की,
तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यहाँ पे सरकार की बांटने और राज करने की नीति के खिलाफ आए हैं। बेरोजगारी, हिंसा जैसी चीजों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम CAA का विरोध कर रहे हैं, NPR का विरोध कर रहे हैं। हमें ये कानून नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, तालीम चाहिए, विकास चाहिए। दिल्ली फसादात में कई ऐसी भी मिसालें हैं जिससे इंसानियत का सर बुलंद हुआ है। जब हिंदू भाइयों ने मुसलमान खानदानों की हिफाजत की और मुसलमानों ने हिंदू भाइयों के खानदानों और दुकानों और इबादतगाहों को नुकसान नहीं होने दिया। ये एकता ही हिंदुस्तान की असल तस्वीर है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात की शुरुआत 25 फरवरी से हो चुकी है, लेकिन इस साल इम्तिहान में शामिल होने वाले तलबा और तालिबात की तादाद गुज़िश्ता सालों के मुकाबले न सिर्फ काफ़ी कम दर्ज की गई है, बल्कि मदरसा इम्तिहान छोड़ने वाले तलबा और तालिबात की तादाद की बड़ी वजह यूपी बोर्ड और मदरसा बोर्ड इम्तिहान के एक ही तारीखों में होना समझा जा रहा है। यूपी मदरसा बोर्ड इम्तिहानात के लिए अकेले मेरठ मंडल में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जहां रजिस्ट्रेशन की तादाद तकरीबन 40% कम होकर महज 4151 रही, तो वहीं इम्तिहान छोड़ने वालों की तादाद भी तकरीबन 25% रही। माहिरीन मानते हैं यूपी बोर्ड और मदरसा बोर्ड इम्तिहानात के एक साथ होने के अलावा इसकी दूसरी भी वजूहात रही हैं। कुछ बच्चों ने इस बार जैसे यूपी बोर्ड के भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हुए हैं और जहां उन्होंने जो प्राइवेट कैंडिडेट्स के रूप में यूपी बोर्ड में अपेयर हो रहे हैं, तो इस वजह से यहां मदरसा बोर्ड में ड्रॉप आउट हो गया। दोनों एग्ज़ाम साथ होने की वजह से, चूँकि बच्चे दोनों ही जगह भरते थे, कहीं एक जगह प्राइवेट एक जगह रेगुलर, तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चे ज़्यादा अपेयर हो रहे हैं। अभी जो है इस साल जो है किताब जो है वो बिल्कुल आखिरी वक्त में जो है विभाग द्वारा भेजी गई है NCERT की। तो अब जब बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं और टीचर्स भी नहीं है परमानेंट, तो अब बचाइए कि उसमें बच्चों की दिलचस्पी मदारिस की तरफ से कम हो जाती है। इस वजह से जो है रजिस्ट्रेशन कम हो पाया है। और साथ में जो है यूपी बोर्ड के भी हो रही हैं, तो ज़्यादातर मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं छोड़ देते हैं, क्योंकि मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं को वो ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं यूपी बोर्ड के मद्दे मुकाबले। कुछ जो है नकल वगैरह होती थी, मदरसों में सेंटर पढ़ते थे जिसमें नकलें आम हो जाती थीं। अब जो है वो कुछ सेंटर इंटर कॉलेज वगैरह में हो रहे हैं, तो उसकी वजह से नकल पर जो है लगाम लगा है, और उसकी बुनियाद पर भी जो नकल करके पास होने वाले बच्चे थे उन्होंने अपनी फार्म भरना छोड़ दिया, रजिस्ट्रेशन कराना छोड़ दिया। मदरसा मुंतज़मीन के मुताबिक वक्त पर इम्तिहान और नताइज के ऐलान को लेकर बोर्ड के निज़ाम का बेहतर होना जरूरी है। ताहम मदरसा तालिबे इल्मों के हक में बेहतरी के लिए दीगर बोर्ड इम्तिहानात की तारीखों के टकराव से भी बचना जरूरी। दिलचस्प बात यह है कि अकेले मेरठ शहर के 3 मराकिज पर इस साल इम्तिहान से गैर हाजिर रहने वालों में ज्यादा तादाद लड़कों की है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें जो तादाद है बच्चों की फार्म भरने वालों की, वही कमी हुई है। उसी को देखते हुए सेंटर कम हुए हैं। जब बच्चे कम हो गए तो सेंटर भी कम होंगे। परीक्षा जो छोड़ रहे हैं उनमें लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं। नकल को लेकर बोर्ड की सख्ती और यूपी और मदरसा बोर्ड इम्तिहानात की तारीखों का एक साथ होना मदरसा तलबा और तलबात के इम्तिहान छोड़ने की एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन मदारिस के लिए सरकारी इंतजामात और सहूलियात में कमी भी तलबा व तलबात के रुझान में कमी की बड़ी वजह साबित हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। और अब नजर खास बात बिहार की बड़ी खबरों पर। बिहार में घोटाले पर अपोजिशन का मौक़िफ़ सख्त। आरजेडी अरकान ने असेंबली के बाहर की नारेबाजी। कन्हैया कुमार पर दर्ज केस वापस लेने के मुतालबे को लेकर सीपीआई का एहतजाज। पटना में जेडीयू के कारकुनों के इजलास से भीड़ गायब। आला क़यादत में खलबली। मुखालिफ पार्टियां उठा रही हैं सवाल। नवादा में जमीन के लिए मारपीट का वीडियो वायरल। लाठी डंडे और कुदाल से एक दूसरे पर हमला। रास्ते से गुजर रहे बुजुर्ग पर भी हमला। भागलपुर पुलिस की कस्टडी में मुलजिम मोनू मंडल का टिकटॉक वीडियो वायरल। हाथ में हथकड़ी के साथ सिगरेट पीता दिखा बदमाश। 3 होमगार्ड जवानों पर कार्रवाई।
बिहार के आइंदा असेंबली इंतखाब को देखते हुए बरसर इक़्तिदार पार्टी की मुहिम तेज हो गई है। जेडीयू ने मुस्लिम लीडरों के जरिए अक़लियती इलाकों तक पहुंचने की कोशिशों को तेज कर दिया है। रियासत के 243 असेंबली हलकों में करीब 100 हल्का ऐसा है जहां मुसलमानों की आबादी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। 17% अक़लियती वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए पार्टी ने मुस्लिम लीडरों को जिम्मेदारी सौंपी है। हमारे नुमाइंदे ने जेडीयू के MLC डॉक्टर खालिद अनवर से खुसूसी बातचीत की। असेंबली इंतखाब की तैयारी जाहिर है शुरू हो गई है, अपोजिशन की तरफ से भी और बरसरे इक़्तिदार पार्टी की तरफ से भी। बात अगर मुसलमानों की जाए, अक़लियतों की जाए तो सूबे में करीब 100 ऐसे असेंबली हलके हैं और ख़ास तौर से 60 ऐसे असेंबली हलके हैं जहां अक़लियती आबादी ही उम्मीदवारों की किस्मत का फ़ैसला करती है। ऐसे में जेडीयू के जो मुस्लिम लीडर हैं उनके ऊपर पार्टी की तरफ से एक प्रेशर है कि माइनॉरिटी के बीच में, अक़लियतों के बीच में पार्टी के हक़ में माहौल बनाएं और ख़ास तौर से 60 जो असेंबली हलका है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी को बढ़त दिलाने की कोशिश करें। हमारे साथ पार्टी के सीनियर लीडर MLC डॉक्टर खालिद साहब हैं। खालिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या आप लोग अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर से अगर बात अक़लियतों की जाए तो? देखिए, अक़लियतों के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने, हमारी सरकार ने बहुत काम किया और आप सारे यानी बिहार के मुसलमान इस बात को जानते हैं कि बिहार की तारीख़ में इतना काम नहीं हुआ जितना काम नीतीश कुमार ने किया। और काम की बुनियाद पे लोगों से ये बातचीत ज़रूर की जा सकती है कि भाई जिसने काम किया है उसका हौसला बढ़ाना चाहिए और उनके करीब जाकर के सोचना चाहिए। ये जो एक सोच है कि मुसलमानों की सोच, अक़लियतियों की सोच के इस पार्टी को वोट दें, उस पार्टी को वोट दें, देखिए काम की बुनियाद पर वोट दीजिए आप और सेकुलरिज्म की जो लड़ाई लड़ रहा है उसको वोट दीजिए। जाहिर है जिस तरह से आप कह रहे हैं काम के ग्राउंड पे जो है वोट दीजिए। अभी जो आप लोगों ने किया कि CAA के मुद्दे पर जो है जहां एक तरफ पार्टी ने वहां हिमायत किया, NPR और NRC के सिलसिले में बिहार असेंबली में करारदाद मंजूर किया है, तजवीज़ पास किया है, तो इसके असरात भी जाहिर है चुनाव में होंगे, वो भी कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों देखिए, CAA, NPR और NRC पे जो मामला था वो हमने बिल्कुल इसलिए नहीं किया कि इस पे वोट लिया जाए और ये कि मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार एक सेकुलर आदमी है और इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप NPR के नाम पे किसी को परेशान करें, NRC के नाम पे बिहार के लोगों को परेशान करें या CAA को इस्तेमाल करके लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करें, तो इसको वो बर्दाश्त नहीं कर। और मैंने आज से 2-2.5 महीने पहले ये बात कही थी कि नीतीश कुमार इसके खिलाफ हैं और वो रिजोल्यूशन लेकर के आए। बिहार में यानी पहली NDA सरकार है जो रिजोल्यूशन लेकर के आई है। अभी चुनाव में खास तौर से क्या रहेगा? अगर अक़लियतों की बात करें, अक़लियती इलाकों की बात करें, तो आप लोगों के ऊपर भी एक प्रेशर है कि अक़लियती आबादी को समझाएं और अक़लियती आबादी को एकजुट करने की कोशिश आप लोग भी कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। नहीं, कल भी नीतीश कुमार ने हमारा जो सदस्यता सम्मेलन थी उसमें साफ साफ कहा कि हम मुसलमानों का काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए। लेकिन प्रेशर तो आप लोगों के ऊपर है। प्रेशर देखिए, हमारे ऊपर प्रेशर हमारी कम्युनिटी का है, हमारी पार्टी का नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी राजनीति के एतबार से सियासी बेदारी उसके अंदर आए, ये समझने की कोशिश करे कि भाई कौन लोग हमारे लिए काम किए हैं। अगर ये समझ पैदा नहीं होगी तो फिर आपके लिए काम करने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन कम होती जाएगी। तो ये चीज़ जो है आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं उन असेंबली हलकों में जहाँ पे अक़लियतों की आबादी ज़्यादा है। नहीं, ये तो बताने की कोशिश की जाएगी, अपने लोगों के अंदर बेदारी लाई जाएगी कि भाई आप बेदार होइए, सियासी एतबार से बेदार होइए, सरकारों को समझिए, पॉलिटिकल पार्टियों को समझिए, किन ने आपका इस्तेहसाल किया, किन लोगों को आपने वोट दिया और किन लोगों ने आप लोगों के साथ क्या किया। भागलपुर का फसाद हो चाहे क्या लगता है आपको, कितना रिस्पॉन्स ले रहे हैं लोग? देखिए, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है और मुझे ये लगता है कि इस बार जो 2020 का असेंबली इंतखाब होगा वो बहुत सारी चीज़ें चौंकाने वाली होंगी, ख़ास तौर से मुसलमानों के ताल्लुक से। कल हमारी सदस्यता सम्मेलन में देखिए बड़ी तादाद मुसलमानों की आई और मुसलमानों ने ये साबित किया कि नीतीश कुमार ने अगर हमारे लिए काम किया NPR और NRC का और जो दूसरे डेवलपमेंट के काम किए हैं हम उनके साथ हैं। देखिए, इलेक्शन में आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसका। चलिए, एक आखिरी सवाल करेंगे कि अक़लियती इलाकों में किन मंसूबों को लेकर आप लोग पहुंच रहे हैं? क्या स्ट्रेटजी रहेगी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ताकि अक़लियती आबादी जो है जिस हिसाब से आप लोग सोच रहे हैं उस सोच के ऊपर खरी उतर पावे, वो जो है गोलबंदी की जो एक कोशिश है वहाँ आप लोग कामयाब हो जाएँ? देखिए, अक़लियतों के अंदर बेदारी लाना सबसे बुनियादी चीज़ है। दूसरा ये है कि जो स्कीमें हमारी नीतीश कुमार ने जो काम किया है
और तीसरा, जो पॉलिटिकल पार्टियां आज तक वोट लेती रही है मुसलमानों को, उन्होंने क्या किया है और हमने क्या किया है। हमने किस तरह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, हमने कैसे फ़िरका परस्तों को काबू किया यहाँ पे, हमने कैसे दंगाइयों को जेल भेजा है, हमने किस तरह कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, हमने कैसे मस्जिदों की हिफायत की, हमने कैसे दरगाहों की हिफायत की है, हमने कैसे आपके तालीमी इदारों को बचाया, उसकी हिफायत की, उसके अंदर तरक्की दी, उसको बढ़ाया। ये सब बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो जाहिर है अक़लियतों के सिलसिले में जेडीयू के पास बहुत कुछ है जो बताने की जेडीयू कोशिश करेगी उन इलाकों में। ख़ास तौर से अगर बात अपोजिशन की करें तो अपोजिशन चाहे जो दावा कर ले, अपोजिशन के अपने तर्क हैं, लेकिन जेडीयू का अपना तर्क है और जेडीयू जो है काम के बुनियाद पर, काम के ग्राउंड पर अक़लियती हलकों में पहुँचने की कोशिश करेगी। कैमरामैन राहुल के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त।